नमस्कार दोस्तों, थिंक टॉक में आपका स्वागत है। 2025 का केंद्रीय बजट आ चुका है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। I present the budget for 25-26. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So if you have a salary, you may be paying less tax. But the important question is, what happens if you don't have a salary? हर साल हम सभी यह देखने के लिए इंतजार करते हैं कि हमारी मेहनत से कमाई गई टैक्स मनी कहाँ निवेश की जा रही है और क्या हमें कर में छूट मिलेगी, क्या उद्योगों में तेजी आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अक्सर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि यह बजट भविष्य को कैसा प्रभावित करेगा। पिछले 7 वर्षों की तरह इस वर्ष भी निर्मला सीतारमण ने 2025 के लिए बजट पेश किया और हमेशा की तरह यह बड़े वादों और साहसिकता के साथ आया है। ऐसे दावे और नीतियां जो भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नया आकार दे सकती है। यह एक रोड मैप है जो तय करता है कि व्यवसाय कहाँ फलेंगे फूलेंगे, निवेशकों को अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए और उद्यमियों को अपना अगला बड़ा अवसर कहाँ मिलेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इसमें आपके लिए क्या है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है टैक्स कोड, जिस पर सरकार इस बार बड़ा दाव लगा चुकी है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ष बजट की सबसे बड़ी आलोचनाएं भी क्या है। यह बजट बहुत लंबा है और लाखों योजनाओं और डाटा बिंदुओं से भरा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसे सरल और सटीक बनाए रखें। हम केवल उन्हीं बिंदुओं को प्रस्तुत करेंगे जो हमारे लिए हितकारक हो और जिससे हमें प्रासंगिकता महसूस होती है। अगर यह सब स्पष्ट है तो आइए इस साल के सबसे गर्म विषय को शुरू करते हैं, जो है बजट इनकम टैक्स। Now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Economists now believe it is time to bring income tax cuts for the middle class into the mix. The slab changes that have been done today acknowledge the impact of inflation on the pocket of the middle class, and it's been changed to give some relief. ज़ाती तौर पर सच कहो तो यह एक ऐसा बजट है जैसे सरकार ने हमारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए ही यह बजट तैयार किया है। और इस एक महत्वपूर्ण घोषणा में निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि अब 12 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की आय वाले लोगों के लिए कोई भी आयकर देय नहीं होगा। Now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. मतलब जिनकी इनकम 12 लाख या इससे नीचे है उनको कोई भी टैक्स देना नहीं होगा। अगर आप बजट में टैक्स स्लैब को सही से देखें तो आप पाएंगे कि बजट में टैक्स स्लैब को इस तरह से युक्तिसंगत बनाया गया है कि सभी को कम टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। तो चलिए टैक्स स्लैब के इस रोमांचक ब्रेकडाउन से शुरुआत करते हैं। 24-25 के वित्त वर्ष तक आपको 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। फिर 3 लाख से 7 लाख रुपए तक आपको 5% टैक्स देना पड़ता था। 7 से 10 लाख तक आपको 10% देना पड़ता था और फिर 10 से 12 लाख तक आपको 15% टैक्स देना पड़ता था। फिर 12 से 15 लाख तक आपको 20% देना पड़ता था। 15 से ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ता था। लेकिन नया टैक्स स्लैब कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। 0 से 4 लाख तक आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना है। फिर 4 लाख से 8 लाख रुपए तक आप 5% टैक्स भरेंगे। 8 से 12 लाख तक आप 10% टैक्स देंगे। 12 से 16 लाख रुपए तक 15%, 16 से 20 लाख रुपए तक 20% और 20 से 24 लाख रुपए तक 25% आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और आखिर में अंत में 24 लाख के ऊपर जिनकी आय होगी उनको 30% टैक्स देना होगा। आखिरी वाला बदलाव पिछले टैक्स स्लैब 15 लाख रुपए से बढ़कर 24 लाख के ऊपर तय किया गया है। पर सवाल आखिर यह है कि आप वास्तव में कितना टैक्स चुकाते या बचाते हैं। तो चलिए इसे एक सरल उदाहरण लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में आपको कितना टैक्स चुकाना पड़ सकता है। मान लीजिए वैभव हर साल 12 लाख रुपए कमाता है, तो वैभव को नई कर व्यवस्था के तहत कितना कर देना होगा। 0 से 4 लाख रुपए तक वह शून्य टैक्स का भुगतान करता है। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक वह 4 लाख का 5% यानी 20,000 रुपये का टैक्स भुगतान करेगा। और 8 लाख से 12 लाख रुपए तक वह 4 लाख रुपए का 10% चुकाएगा, तो 40,000 रुपये के बराबर हो जाता है। इसलिए उसका कुल टैक्स 20,000
प्लस 40,000 जो कि 60,000 रुपये हो जाता है, तो वैभव को 60,000 रुपये टैक्स देना होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर यह गणना कहती है कि वैभव को 60,000 रुपये टैक्स देना होगा, तो वित्त मंत्री यह कैसे कह सकती है कि 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है? यह सब ठीक है क्योंकि देवियों और सज्जनों, हमारे पास टैक्स रिबेट जैसा भी कुछ होता है। इसलिए हर मार्च में जब वित्त वर्ष समाप्त होता है और आपका सीए आपके करों को दाखिल करता है, तो वे आईटीआर या आयकर रिटर्न भी दाखिल करते हैं। जब वे ऐसा करते हैं तो सरकार आपको कर पर रिफंड देती है। अब तक आपको मिलने वाली अधिकतम छूट 25,000 रुपये ही थी, लेकिन अब वैभव को मिलने वाली कुल छूट 60,000 रुपये के पार होगी। इसलिए यदि आप वैभव का उदाहरण लेते हैं तो वर्ष के अंत में उसे 60,000 रुपये वापस मिल जाएंगे जो उसने करों में चुकाए थे। इसलिए अगर प्रभावी रूप से अगर देखा जाए तो वह कर में 0 रुपये का भुगतान करता है। लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए कुछ नई चीज़ें यहाँ दिखेंगी, जिन्हें सेस और कटौती भी कहा जाता है। सेस मतलब टैक्स पर टैक्स लगता है और यह सरकार द्वारा आमतौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगाया जाता है। उदाहरण के लिए शिक्षा पर सेस का उपयोग छात्रों के मिड डे मील के भुगतान के लिए या सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए किया जाता है। इसलिए यह कर का 1% ही है जो आपकी कमाई पर टैक्स के बजाय दिया जा रहा है। इसलिए यह टैक्स पर टैक्स कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि आपकी आय 1,000 रुपये है जिस पर टैक्स 300 रुपये है, तो सेस 300 रुपये का 4% होगा यानी 12 रुपये। तो यह एक अतिरिक्त टैक्स ही है। और फिर हम कटौती यानी रिबेट पर आते हैं। कटौती कुछ और नहीं बल्कि कटौती या टैक्स रिबेट है जो सरकार हमें प्रदान करती है। यदि आप अपने पैसों को उन क्षेत्रों में निवेश करते हैं तो देश के लिए फायदेमंद है, जिनमें स्वास्थ्य सेवा, आवास, सेवानिवृत्ति वेतन और कई अन्य निवेश शामिल होता है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यदि आप इन उपकरणों में पैसा खर्च करते हैं या निवेश करते हैं तो सरकार आपसे उस राशि पर टैक्स नहीं लेती। अब इस उदाहरण को सरलता से समझने के लिए आइए सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मुख्य कटौती लेते हैं, जो कि मानक कटौती है और यह एक फ्लैट कटौती है। यह कर्मचारी द्वारा अर्जित कुल वेतन में से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपनी कर योग्य आय को कम करने के लिए है। अब यह रिबेट 75,000 रुपये है। तो चलिए इसे एक उदाहरण के साथ जल्दी से समझ लेते हैं। तो आइए निशा को ही लेते हैं जो हर साल 30 लाख रुपए कमा लेती है। उसे इस पर टैक्स देना होगा। 30 लाख में से 75,000 घटने पर उनकी आय 29,25,000 बच जाती है जो टैक्सेबल है। इसलिए फिर से 0 से 4 लाख तक वह 0 टैक्स चुकाती है। 4 से 8 लाख तक वह 4 लाख का 5% चुकाएगी जो 20,000 रुपये है। 8 से 12 तक वह 10% चुकाएगी जो 4 लाख के 10% यानी 40,000 रुपये होगा। 12 से 16 लाख तक निशा 4 लाख का 15% चुकाएगी यानी 60,000 रुपये। 16 से 20 लाख तक 4 लाख का 20% यानी 80,000 रुपये होंगे और 20 से 24 लाख तक 4 लाख का 25% या 1 लाख रुपए और अंत में 24 लाख से 29.25 लाख तक वह 5.25 लाख का 30% चुकाती है जो होते हैं 1,57,000 रुपये। अगर आप इन सब का सम करें तो यह करीब 4,57,500 रुपये हो जाता है। और अब इसमें आप 4% सेस जोड़ दें तो टोटल टैक्स 4,57,000 रुपये के 4% ये 18,300 रुपये हो जाता है। इसलिए 30 लाख वेतन के साथ दिशा का अंतिम कर दे 4,57,500 रुपये अधिक 18,300 रुपये मतलब 4,75,000 रुपये हो जाता है। अब क्योंकि वह 12 लाख रुपए से ज़्यादा कमाती है तो उसे 60,000 रुपये की TDS रिबेट नहीं मिलती, पर यह अभी भी पिछली कर व्यवस्था से एक उल्लेखनीय सुधार है, जहां वह करों में प्रतिवर्ष 5,90,200 रुपये का भुगतान कर रही थी, जो कि इस बार 24% की गिरावट पर है। मोटे तौर पर यदि आप टैक्स बेनिफिट के इस चार्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2024 से 2025 तक कुल कर लाभ में काफ़ी अधिक बेहतरी आई है। यह 30,000 रुपये से शुरू होकर 8 लाख रुपये तक के टैक्स स्लैब तक आती है, फिर 24 लाख से ऊपर 1.1 लाख रुपए तक जाता है। इसलिए कुल मिलाकर मध्यम वर्ग को या तो शून्य या काफ़ी कम करों के साथ खुश रखा जा सकता है।
लेकिन दोस्तों आप जानते ही है कि हमेशा की तरह इस बजट में भी कुछ आलोचनाएं हैं, जैसे कि आपके पास एक नौकरी है और आपको वेतन मिलता है तो आप 12 लाख या उससे कम कमाते हैं तो आपके पास खुश रहने के सभी कारण हैं। खुश रहो, लेकिन अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो इस बजट से यह स्पष्ट नहीं होगा कि वह नौकरी आपको कहां से आएगी। So if you have a salary, you may be paying less tax. But the important question is, what happens if you don't have a salary? साथ ही रोजगार, उद्यम और औद्योगिक क्षेत्र में से कितने रोजगार सालाना सरकार पैदा कर पाएगी और उनका भुगतान किस तरह से होगा, शिक्षा पर भी सरकार का कोई विशेष ध्यान इस बजट में नहीं दिखाई देता। इसलिए एक तरफ तो जिनके पास नौकरी और वेतन है उनके लिए यह बजट काफी खुशहाली भरा हो सकता है, लेकिन जिनके पास नौकरी ही नहीं है या कमाई का कोई साधन ही नहीं है, ऐसे लोगों के लिए इस बजट की तकनीक का क्या फ़ायदा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपकी इस बारे में क्या राय है वो भी हमें समझने में मदद करिए। फिर से मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए